नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर बेस्ट सिटी अवार्ड्स। क्या आपका शहर इनाम जीतने वाला है? उसके लिए इंतजार करना होगा आपको, क्योंकि यहां पर अब हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान, और बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ ऑडियंस में भी मौजूद हैं। वो मेहमान जो इन शहर के सपनों को हकीकत में बदलते हैं, वो सपने दिखाते भी हैं, सपनों के सौदागर भी हैं। लेकिन इन सपनों की, शहर के सपनों की, क्या हमारे नेताओं को उतनी परवाह नहीं जितने गांव के सपनों की है? यह है बहस का मुद्दा। हमारे साथ हैं दिल्ली से सांसद संदीप दीक्षित साहब। संदीप जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी जी। गडकरी जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ हैं अमर सिंह जी, मंच पर, समाजवादी पार्टी में के पूर्व नेता, राज्यसभा में हैं अभी, लेकिन इनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक मंच। और हमारे साथ ऑडियंस में भी खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ दिल्ली से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राजकुमार चौहान जी हैं। हमारे साथ दिल्ली से सांसद महाबल मिश्रा जी हैं। कांग्रेस नेता वसीम अहमद साहब हैं। हमारे साथ दिल्ली की उत्तर दिल्ली की मेयर मीना जी और अन्नपूर्णा जी, पूर्वी दिल्ली की मेयर, हमारे साथ हैं। हमारे साथ सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी जी हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता भागलपुर से सांसद शाहनवाज हुसैन जी भी हैं। और हमारे साथ निशिकांत दुबे जी भी हैं। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं देख रहा हूं यहां दिल्ली के मंत्री अरविंद लवली जी हमारे साथ, हारून यूसुफ साहब और ए.के. वालिया साहब, स्वास्थ्य मंत्री ए.के. वालिया भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहां। तो शुरू करते हैं। क्या हमारे शहरों की हमारे नेताओं को परवाह नहीं, संदीप जी? क्योंकि वोट गांवों से ज्यादा आते हैं, इसलिए शहरों की नीतियां बनाने वाले जो हैं वो शहरों की नीतियां वो लोग बनाते हैं जो शहरों से चुनकर ही नहीं आते। देखिए, मुझसे ये सवाल पूछना संदर्भ में थोड़ा सा अंतर इसलिए क्योंकि आप दिल्ली से, शहर से, आप शायद अलग, ये दिल्ली का केस शायद अलग है। हाँ, तो हमारे यहां तो कोई उस हिसाब से गांव का मसला नहीं है। नहीं, लेकिन ये मुझे लगता नहीं कि कोई विशेष एक गांव और शहर के बीच में कोई आपस में जब भी जो भी चुन के आते हैं, चाहे नेता हों चाहे अधिकारी हों, उसको कोई एक गांव वर्सेस शहर मानते हैं। लेकिन एक चीज है कि साधनों में कहां विकास ज्यादा होना चाहिए और कहां इस समय विकास का या पैसा डालने की आवश्यकता होनी चाहिए, उसको एक रूप में हर जगह हर राज्य सरकार जो है उसको एक नापती है। और एक ये भी धारणा है कि अगर हम ग्रामों का विकास करें या गांव का विकास करें तो शायद शहरों को उस तरीके से बढ़ने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उन पर इतना बोझ नहीं आएगा। जनसंख्या के बीच में अक्सर राज्य सरकारें जो हैं एक अपना एक संयम बनाती हैं, एक संबल बनाती हैं। और ये भी देखना पड़ेगा कि जो शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर है या आधारभूत संरचनाएं हैं, उनमें जो धन लगता है वो काफी ज्यादा होता है। और जब राज्य सरकारों को सीमित धन के बीच में मेरे ख्याल से अगर असेसमेंट करना पड़ता है, तो शायद शहर में जिस तरीके का पैसा लगने की आवश्यकता होती है, उससे कई बार ये लगता है कि उतने में कई और गांव विकसित हो जाएंगे। इसलिए शायद कभी कभी हो सकता है बजटों में जब वो दिल्ली में, जैसा आपने कहा, दिल्ली का केस है। लेकिन जैसे मैंने कहा, क्योंकि मैं उस परिप्रेक्ष्य से नहीं आता हूं, मेरे ख्याल से नितिन जी और अमर सिंह जी नितिन जी, आपने तो महाराष्ट्र में भी देखा। महाराष्ट्र में तो मुंबई की सबसे पहली शिकायत ही ये रहती है। महात्मा गांधी तब कह गए कि देश की आत्मा गांव में बसती है, लेकिन अब तो 1/3 देश शहरों में बसता है। मुंबई की जो नीतियां हैं वो ये महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री तय करते हैं, और जबकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मुंबई से नहीं आते हैं, और ये दिक्कत मुंबई की हमेशा रही है। देखिए, मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं जिस प्रकार से, वो ठीक नहीं है। क्यों? पहली बात ऐसी है कि एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी को निगलेक्ट करने के बाद अर्बन पॉपुलेशन की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ रही है। और अगर मुझे पूछोगे तो मैं जब मंत्री था तो मुंबई में मैंने 55 फ्लाईओवर बनाए, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया और वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट को शुरुआत की। जो बात संदीप जी कह रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस काम के लिए पैसा नहीं मिलता। इस देश का पहला बीओटी रोड जो नेशनल हाईवे था वो बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। एक बात जरूर है कि आज हमारे पास, सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा नहीं है, और इसलिए मेरा जो सुझाव ये है कि जहां हम पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से, जहां ट्रैफिक डेंसिटी ज्यादा है वहां हम रोड बनाएं, और जहां ट्रैफिक डेंसिटी कम है वहां सरकार की तरफ से बनाएं, तो हम लोगों की डिमांड को पूरी कर सकते हैं। और इसके लिए यह संभव है। और इसलिए और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो रोड की क्वालिटी है, उसके कारण आप देखिए बड़े बड़े शहरों में हर साल रोड बनते हैं और हर साल खराब हो जाते हैं। तो इसका बेसिक कारण है कि रोड टेक्नोलॉजी जो है उसमें कॉम्बेस्शन जो होता है उसमें वाइब्रेटिंग ग्लोरल आते हैं,
फिर सीमेंट कंक्रीट रोड जो है, जैसे मैंने अभी एक्सप्रेस हाईवे सीमेंट कंक्रीट का बनाया, तब विवाद था बॉम्बे पुणे हाईवे पे कि वो टार का बनाए या सीमेंट का बनाए। अब नागपुर शहर में हमने बहुत रोड कंक्रीट के बनाए, 200 साल उस रोड का ट्रैफिक गारंटी है, और जो डांबर से रोड बनते हैं वो 1.5 साल में खत्म हो जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी को बदलना पड़ेगा और रोड नेटवर्क को क्वालिटी। लेकिन आप उस तर्क से सहमत नहीं है कि क्योंकि शहरों के वोट से सरकारें नहीं बनती इसलिए शहरों का उतनी आप तो पूरी गलत बात बोल रहे हैं। आप मीडिया में बैठकर जो एलिगेशन करते ना, आप बिल्कुल गलत बोल। देखो अमर सिंह जी कोलकाता से भी आते हैं। आपने एलिगेशन लगाया तो मैं आपको नहीं, अमर सिंह जी आप सोचने का थोड़ा तरीका बदलिए। देखिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और रोड अच्छे चाहिए और राजनीतिक नेता उसमें रोड तो अच्छे गांव में भी चाहिए। प्रॉब्लम इज रिसोर्सेस, और रिसोर्सेस बजटरी फंड से और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से खड़े करने होंगे, उसमें नीतियां बदलनी होगी, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। अमर सिंह जी, मैं कोलकाता का जिक्र इसलिए किया क्योंकि इतने साल वहां वाम सरकार चली, कोलकाता में उतना जनाधार नहीं बना पाई, लेकिन उसकी परवाह किए बिना चली। इसलिए कोलकाता की भी ये शिकायत रही कि हमारे वोट से तो सरकार बनती नहीं है, इसलिए हमें ध्यान नहीं दिया जाता। क्या ये हकीकत नहीं है? नितिन जी कह रहे हैं कि नहीं, ये हकीकत नहीं है। किसके? मेरा तो ख्याल है कि, और मेरा अनुभव भी है और अनुभूति भी है कि सरकारें गांव के वोट से ही बनती हैं, और जो चिदम्बरम साहब या प्रणब मुखर्जी साहब या जो भी यशवंत सिन्हा साहब, यूपीए हो एनडीए हो, जो भी वित्त मंत्री अपने बजट को प्रस्तुत करता है, अगर गांव की कृषि की उत्पादन क्षमता अच्छी या बुरी होती है, उसके ऊपर उसके बजट का सर्वांगीण पहलू निर्भरशील होता है। यानी उनके वोट ही नहीं, आप कह रहे हैं देश का विकास ही गांव पर निर्भर है। देश के विकास की रीढ़ माने आर्थिक व्यवस्था, वह भी गांव पर ही निर्भर है। लेकिन मैं यहां एक आधारभूत चीज आपको बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश का मेरा अपना अनुभव मैं बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के मैं पूर्वांचल से आता हूं, पूर्वी उत्तर प्रदेश से, जहां पर नेताओं के मामले में बहुत उर्वरक है। चंद्रजीत यादव, अलगूराय शास्त्री, पंडित कमलापति त्रिपाठी, संपूर्णानंद जी, लाल बहादुर शास्त्री, यहां तक कि देश के सारे प्रधानमंत्री भी पूर्वांचल से हुए। चंद्रशेखर जी, इंदिरा जी, सारे के सारे प्रधानमंत्री, राजीव गांधी जी, सब के सब पूर्वांचल से हुए। लेकिन आप पूर्वांचल में मिर्जापुर के सोनभद्र में बिजली बनती है, और पूरे उत्तर प्रदेश में बनने वाली बिजली की 70% बिजली मिर्जापुर के सोनभद्र में। आप कह रहे हैं ये शिकायत सिर्फ शहरों की नहीं है, गांवों की भी है? नहीं, सुनिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश ने सारे प्रधानमंत्री दिए, पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह के अतिरिक्त, सारे के सारे प्रधानमंत्री, और देवगौड़ा जी के अतिरिक्त, इंक्लूडिंग चंद्रशेखर जी जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। बिजली भी 80% पूरे उत्तर प्रदेश की, पूर्वी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बनती है। लेकिन मजेदार बात यह है कि वो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिजली बनती है, जब मायावती जी आती हैं तो गाजियाबाद के बदलापुर में जलती है, और जहां बिजली बनती है वहां अंधेरा रहता है, और मुलायम सिंह जी आ जाते हैं तो इटावा के सफाई में जलती है। तो ये जो आप जो संसाधनों के वितरण की बात कर रहे हैं, इसमें समन्वय का अभाव सिर्फ गांव और शहर में नहीं है, गांव और गांव में भी। अगर मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी पूर्वी उत्तर प्रदेश से हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनारस का भला हो जाएगा। वीर बहादुर सिंह जी पूर्वी उत्तर प्रदेश से हैं तो गोरखपुर का विकास और उन्नयन हो जाएगा। और अगर सफाई में से आदरणीय मुलायम सिंह जी है तो सफाई जो है उत्तर प्रदेश का पेरिस हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि ये मिडिल क्लास, मैं यहां मनीष तिवारी जी के पास जाना चाहूंगा, सूचना प्रधानमंत्री मनीष तिवारी हमारे साथ हैं। मनीष जी, ये मिडिल क्लास की शिकायत रहती है कि ये इसी तरह से बातें नेताओं से हमें सुनने को मिलती हैं कि गांव से विकास होता है और गांव में भी इतना अभाव है, संसाधनों की कमी है, शहर के वोट मायने नहीं रखते, उनसे सरकारें नहीं बनती, इसलिए शहरों की परवाह नहीं हो रही है। आप इससे सहमत नहीं हैं? देखिए, बात बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि कोई भी सरकार हो, चाहे सरकार यूपीए की रही हो, चाहे उससे पहले की सरकारें रही हो, हर व्यक्ति का ये मानना रहा है कि शहरों और गांवों का विकास दोनों जरूरी है अगर भारत की उन्नति होनी है।
अब जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, ये बात बिल्कुल सही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए जो फंड्स हैं उसका अभाव रहता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि कोई सरकार जानबूझकर शहरों को अनदेखा करती है और सिर्फ गांवों के ऊपर अपनी नजर केंद्रित करती है, क्योंकि वास्तविकता ये है कि 65% जो भारत की जनसंख्या है वो गांव में रहती है और उसके विकास के ऊपर ध्यान देना भी हर संवेदनशील सरकार का उत्तरदायित्व है। ये 65% 82% थी 1951 में, ये घट के अब 65 हो गई है और वो 18 से बढ़ के शहरों की आबादी घट के 33% हो रही है, लेकिन नीतियों में बदलाव उस दिशा में दिखा नहीं। देखिए, सबसे बड़ा बदलाव तो आपने 2004 में देखा जब जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन को शुरू किया गया और उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो शहर हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो। उसमें जो सबसे बड़ी खामी देखने को मिली है कि जिन प्रदेशों में जो लोकल बॉडीज हैं वो मजबूत रही हैं, वो अपना हिस्सा डाल पाई हैं, वो जेएनआरयूएम का फायदा ले पाई है सरकारें। जहां पर लोकल बॉडीज या जो सरकार का राज्य सरकार का राजस्व है वो कम रहा है, वो अपना हिस्सा नहीं डाल पाई हैं, तो वो प्रदेश इस स्कीम का उतना फायदा नहीं ले पाए हैं। पर जो मूलभूत बात है जिसको ध्यान में रखने की जरूरत है कि कोई भी सरकार जो भारत के विकास और भारत की उन्नति और भारत के भविष्य के बारे में सोचती है वो कभी शहरों को अनदेखा नहीं कर सकती। इस मुद्दे को अगर पलट के मैं उसी बात पर आऊं जो संदीप जी आपने शुरू में की कि दिल्ली का केस इसमें अलग है। ये जो हम बात करते हैं कि मुंबई के लोगों की शिकायत या कोलकाता के लोगों की शिकायत या बैंगलोर के लोगों की शिकायत कि कर्नाटक में बहुत कुछ होता है, बैंगलोर में उतना नहीं होता, या कर्नाटक की सरकार बैंगलोर की फिक्र नहीं करती, या महाराष्ट्र की सरकार मुंबई की फिक्र नहीं करती, या बंगाल की सरकार कोलकाता की फिक्र नहीं करती। दिल्ली में ये केस अलग है। यहां जवाबदेही उसी सरकार की है, यहां जो वोट जो सरकार पाती है उन्हीं लोगों से पाती है जिसके लिए उसे काम करना है। ये फायदा दिल्ली को मिलता है, फायदा मिलता है, बिल्कुल मिलता है, बल्कि इससे एक मॉडल भी उभर कर आता है। मैं कोई संघीय ढांचे पर नहीं कुछ बात कह रहा हूं, लेकिन यह जरूर है कि शहर की बहुत अलग जरूरतें हैं, एक अलग तरह की सोच है, अलग तरीके के नजरिए के लोगों को उसमें आने की आवश्यकता है, अलग अलग अनुभवों से आने की आवश्यकता है। जो शहर से आता है वो एक अनुभव लेकर आता है, जो गांव से आता है उस परिप्रेक्ष्य से आता है, अलग अनुभव लेकर आता है। दिल्ली में हम लोगों को कम से कम वो दुविधा नहीं रहती, चाहे कोई भी हो और किसी पार्टी का हो। हम लोग जानते हैं कि ये हमारी आवश्यकताएं हैं, इसी में हम लोग जितना कमाते हैं इसमें डालेंगे, इतनी हमारी स्कीमें हैं, इतना हमारा नजरिया है, और एक खुलापन भी उस तरीके से आता है, एक आचार विचार कहीं से होता है, कहीं भी ये डुअलिटी नहीं दिखती है। तो ये भी है कि वो जरूर है कि दिल्ली का भी मॉडल आप कह सकते हैं कि अपने में संपूर्णता बेहतर है कि नहीं है, जिस तरीके के यहां भी अधिकारों का आवंटन होता है, लेकिन और राज्यों को भी कभी ना कभी इस तरीके की एक कम से कम बड़े महानगरों को अलग रूप में करने की क्या कुछ पहल हो सकती है, इसके बारे में सोचना जरूर चाहिए। बड़े शहरों और बड़े राज्यों के दूसरे शहरों की बात अगर करें तो भागलपुर से हमारे पास शाहनवाज जी हैं। शाहनवाज जी, ये जो संदीप जी जिसका जिक्र कर रहे हैं कि जवाबदेही उनकी हो उस शहर की नीतियां बनाने के लिए जो उस शहर से वोट लेते हैं, तब जाके बात गाड़ी आगे बढ़ती है। देखिए, जो सरकार में रहते हैं जवाबदेही उन्हीं की होती है। जहां वोट लेने का सवाल है, देखिए जमीन घट रही है। अब दिल्ली में आप देखिए ग्रीन जोन बन रहा है, फार्म हाउस में स्विमिंग पूल बना के फार्म हाउस का मजा ले रहे हैं लोग। अब ग्रीन जोन इसी दिल्ली में संदीप जी के यहाँ एक एक एकड़ के ग्रीन जोन नजफगढ़ से लेकर झटकीरा ग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जमीन जो है, खेती की जमीन घटती जा रही है और कंक्रीट का जंगल बढ़ता जा रहा है। प्लान्ड वे में कहीं पर कोई, आज चंडीगढ़ के बाद हमने कौन सी सिटी बसा ली है, क्या प्लानिंग हो, क्या मास्टर प्लान पूरी तरह से इंप्लीमेंट होता है, क्या मास्टर प्लान बनता है और उसमें इतने संशोधन क्यों होते हैं। तो ये बड़े विजन की बात है। मुझे लगता है कि इसमें पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। जो सरकार में लोग आते हैं वो अपने तौर पे अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन ज़रूरत यह है कि इस बात का ध्यान में रखते हुए कि 4 बार आप मास्टर प्लान बदलेंगे, पहले 2 फ्लोर की इजाज़त देंगे, फिर 2 फ्लोर की और देंगे, फिर आप बड़े बड़े फार्म हाउस बन जाएंगे और उसमें खेती होगी नहीं। दिनों दिन खेती की ज़मीन घट रही है और शहरीकरण बढ़ रहा है, ये भी बहुत चिंता का विषय है। रविशंकर प्रसाद जी भी हमारे साथ जुड़ गए। रविशंकर जी, क्या आप जनता से मिलते रहते हैं, आपके जनता की आवाज़ आप तक पहुंचती रहती है, क्या आप तक ये आवाज़ नहीं पहुंचती कि मिडिल क्लास को ये लगता है कि शहरों की वोटों की नेता चिंता नहीं करते? नहीं, ये बात सही नहीं है।
हिंदुस्तान में शहरीकरण बढ़ रहा है, लेकिन बड़ा जो एक आइडियोलॉजिकल सवाल खड़ा हुआ है जिसमें हमें ध्यान देने की जरूरत है, और वो आइडियोलॉजिकल सवाल ये है, किसान सोचता है हमारी जमीन लेकर आप शहरों में बना रहे हैं मकान, हमें उसका उचित मुआवजा नहीं मिलता। कई बार जमीन ली जाती है इंडस्ट्री के नाम पर, बाद में रियल एस्टेट में दे दी जाती है। तो हमें लगता है कि हमें राजनीति से ऊपर उठकर एक बहुत ही क्लियर सोच बनानी पड़ेगी। शहर की जरूरत है, गांव से व्यक्ति शहर की ओर आना चाहता भी है, तो शहरीकरण की प्रक्रिया ईमानदारी से होगी तो कठिनाई नहीं होती है। जब उसमें कई और कंसिडरेशन सामने आ जाते हैं, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हम लोग जितने लोग पॉलिटिकल प्रोसेस में हैं उनको यह समझना पड़ेगा कि इस देश में शहरीकरण की अपेक्षा है, उस शहरीकरण में राजनीति से उतर ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, और जिनकी जमीन ली जाती है उनको उचित मुआवजा और स्टेक देना पड़ेगा। जब आप ये सोच लेकर चलेंगे तो रास्ता साफ। यहां पर नितिन जी, चीन की बात मैं करना चाहूंगा। 18% भारत शहरों में रहता था 1951 में, चीन 12% था उस वक्त। आज आधा चीन शहरों में रहता है। जो गांवों से शहर की तरफ पलायन हो रहा है या गांवों में कस्बों में शहर बन रहे हैं, वो प्रक्रिया वहां भी हुई है, तेजी से हुई है, और उसका विकास भी तेजी से हुआ है। तो क्या ये वजह है देश के विकास की चीन के? मुझे लगता है ये ठीक चीज नहीं है। मैं तो ऐसे सपना देखता हूं कि जब लोग शहर से गांव की तरफ जाए, अगर गांव में उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो गांव बदल जाएंगे, और ये हो सकता है। हमने एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी को निगलेक्ट किया। और तीसरी बात जो मैं आपको कहूंगा कि JNRUM उसमें से बहुत अच्छी योजना रही और अभी उसके कारण शहरों में अच्छा काम हुआ। दूसरा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और राष्ट्रीय महामार्गों को 4 लेन, दोनों योजना बनाने का सौभाग्य मुझे मिला, और इन दोनों योजनाओं में जिस प्रकार से पैसा जनरेट किया पेट्रोल और डीजल पर सेस लगाकर, तो मैं फिर से एक बार आपको कहूंगा कि पार्टी कोई भी है, सरकार कोई भी है, मंत्री कोई भी है, प्रश्न है फल्ली में तेल ही नहीं है तो काम कहां से होगा? द रिसोर्सेस इज ए प्रॉब्लम। तो इनोवेटिव अप्रोच में, PPP मॉडल में, जहां ट्रैफिक डेंसिटी ज्यादा है वहां कुछ बनाकर हमको इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना होगा, या सरकार को उतने पैसे की प्रोविजन करनी होगी। कंस्टेंट ऑफ रिसोर्सेस, ये हमारे सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और सरकार किसी भी आए तो भी पैसा कहां से लाए, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। भारी उद्योग मंत्री प्रफुल्ल पटेल साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। पटेल साहब, संदीप जी का कहना कि जो जवाबदेही जिस तरह से दिल्ली में है, उस तरह का अगर मॉडल दूसरे शहरों में किसी रूप में लाया जाए, यानी कि वहां के जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको उस तरह की ताकतें मिलें, तो शहरों की प्रगति जो है वो ज्यादा तेजी से हो सकती है। देखिए, ये बात पहले क्या चर्चा हुई मुझे मालूम नहीं है, लेकिन निश्चित हमारे देश में शहरीकरण का एक बहुत बड़ा एक मसला पैदा हो गया है। और एक बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि मेरा भी सौभाग्य रहा है कि राजनीतिक जीवन में मैंने नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटी का अध्यक्ष होने के नाते मैंने अपनी शुरुआत की। और जो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति सोचता है कि मेरा शहर सुंदर हो, मेरा शहर सब कुछ संपन्न हो, हर चीज उसमें प्राप्त हो, लेकिन अभी भी चाहे वो छोटा शहर हो या बड़ा दिल्ली हो, मुंबई हो, सबसे बड़ी अगर हमको सुविधा प्रदान करने की जरूरत है वो है पानी और सैनिटेशन। क्योंकि आज भी जिस हालात में शहरों में जो गंदगी है, जो पानी की और सैनिटेशन की जो समस्या है, इसको अगर हम दुरुस्त नहीं करेंगे तो कितना भी हम शहर के सड़क इतनी सुंदर बना ले, बड़ी बड़ी इमारतें बन जाए, लेकिन शहर में रहने वाले व्यक्ति चाहे वो बड़ी इमारत में क्यों ना रहता हो, अगर शहर में गंदगी होगी, शहर में पानी या सैनिटेशन की सुविधा नहीं होगी, तो वो कभी भी हमारे लिए ठीक नहीं होगा। और इसीलिए सबसे बड़ा, हम लोग कई बार बिजली और बाकी सब चीजों के ऊपर और सड़कों पर बहुत जोर देते हैं, लेकिन हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या जो आने वाली है, आगे आने वाले दिनों में है, वो है वाटर और सैनिटेशन। और इसके लिए बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है, और इसके लिए हम लोगों को सबसे ज्यादा सुविधा क्यों कम ध्यान दिया जा रहा है? अब सवाल शहर के लोगों की ये शिकायत रहती है, जो मैं बार बार कह रहा हूं और कोई नेता उससे सहमत नहीं हो रहा है, कि हमारी परवाही नहीं है। शहर के लोग, शहर के मिडिल क्लास की उतनी परवाह नहीं है, क्योंकि हमारे वोट से, या तो जो लोग शोर ज्यादा मचाते हैं वो वोट नहीं देने जाते, और फिर जो उनके वोट से सरकारें नहीं बनती। आपने जो शुरू में कहा कि शहरीकरण इतना ज्यादा बढ़ गया और इतने कम समय में
जितनी बड़ी लोक संख्या अब शहरों में रहने लगी है, आज आप मिडिल क्लास टाउन्स की भी और छोटे टाउन्स की भी बात कहें तो आप देखेंगे वहां पर कि आजू बाजू के गांव जो 10, 20, 25 किलोमीटर के जो रेडियस में है, वहां के लोग भी अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई और अच्छे रहने का थोड़ा बहुत एक साधन मिले, इसलिए वहां से छोड़कर आजू बाजू के छोटे गांवों तक, शहरों तक भी लोग अब केंद्रीकरण कर रहे हैं। और इसलिए अनप्लैन्ड ग्रोथ हो गया है। हर शहर में आप जाए, छोटे शहर बड़े शहर में अनप्लैन्ड लेआउट्स हैं, उसके लिए वहां पर न पानी की लाइन बिछ सकती है, न बिजली वहां पहुंचती है, न सैनिटेशन होता है। और इसलिए अनप्लैन्ड ग्रोथ, और इसके लिए एक ठोस योजना, अभी नितिन जी जिस तरह से कह रहे थे, सुनियोजित जब तक नहीं होगा तब तक हम सब लोगों को इसको वॉर फुटिंग पे, जिस तरह से हम किसान की बात करते हैं या बाकी सब जो वॉर फुटिंग पे क्यों नहीं करते फिर? अगर वॉर फुटिंग पे करने की जरूरत आप भी महसूस करते हैं। देखिए, पिछले 10-15 सालों में फोकस जरूर इसमें आया है। JNNRUM की बात हुई, और भी जो शहरों की आज ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, इस पे पहले की तुलना में बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। लेकिन जैसे नितिन जी ने कहा, रिसोर्सेज की हमारे पास कमी है, और इसलिए हमको इनोवेटिव मॉडल्स ढूंढना पड़ेगा। रिसोर्स मोबिलाइजेशन केवल सरकार के भरोसे या लोकल म्यूनिसिपैलिटी के भरोसे अगर हम सोचेंगे कि ये पूर्ति हो जाएगी तो ऐसा नहीं होगा। इसके लिए नए तरीके ढूंढना पड़ेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और ये होने लगा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। संसाधन जो है वो मुख्य मुद्दा है। यहां पर कोई नेता इस बात से सहमत नहीं कि शहरों के वोटर की अनदेखी होती है। क्या आप लोग सहमत हैं सबकी बात से? सभी लोग सहमत हैं? तो फिर लालू जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरजेडी अध्यक्ष लालू जी, यहां पर बात यह हो रही है कि शहरों के मिडिल क्लास की शिकायत ये कि देश के नेता उनकी उतनी परवाह नहीं करते जितनी गांव के वोटर की करते हैं। देखिए, बात इतिहास में जाइए, आजादी मिलने के पहले और आजादी मिलने के बाद जो बड़े बड़े शहरों को दुल्हन की तरह सजाया गया, गांव को उजाड़ा गया, गांव के सारे रिसोर्सेस को, राज्यों में बिजली पैदा हो रहा है, और दिल्ली में, मुंबई में और बड़े शहरों में बिजली का इस्तेमाल हो रहा है, और जो अटलिकाएं बन रही है, और यहाँ जो मल्टी स्टोरेज जो बन रहे हैं, एसी में लोग रहे हैं, न हवा है न पानी है, कंक्रीट है, जंगल है, और बिल्कुल शरीर लोग का पीला हो रहा है, येलो। पाश्चात्य देश के लोग आते हैं, जो लोग बड़े सुख सुविधा में है, शहरों में एसी में है, तो सन बाथ लेने आते हैं। यहाँ दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, जो परिवार रहता है अटलिकाओं में, उनके चेहरों को आप देखिए कि सन बाथ, सन का कोई ऊर्जा भी मिल पा रहा है क्या कहीं? तो ये बिल्कुल देश के साथ, गांव के साथ नाइंसाफी हुई, और नतीजा हुआ कि माइग्रेशन हो रहा है बड़े बड़े शहरों में। लोगों के देख करके मन ललचते हैं कि यहाँ बिजली है, रोड है, अस्पताल है, इंस्टीट्यूशंस है, बच्चों की शिक्षा का प्रबंधन है। तो ये देश गांव का देश है, गांव के साथ मजाक हुआ। अब एक तिहाई एक तिहाई का भी सारे शहरों से जितना भी है, ये जो बनता जा रहा, सारा एग्रीकल्चर लैंड पर सारा मल्टी स्टोरेज बनते जा रहे हैं, लोग भागे आ रहे हैं। जिनके पास 2 पैसा है, इनको यहां से डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा कि जहां के हो वहां बसो जा करके, गांव में खर्चा करो वहां जाके। गांव हमारा उजड़ रहा है, और हम सुविधा की बात कर रहे हैं शहरों का, कि यहाँ लोगों को तकलीफ है, गांव के तकलीफ को हमने समझा नहीं। अब पूरे देश का शहरीकरण ही गलत है, बिल्कुल गलत शहरीकरण है। शहरीकरण मतलब दुल्हन की तरह सजा दिया और गांव को उजाड़ दिया, और फिर हम बहस कर रहे हैं। हम सहमत नहीं हैं आप लोग के बहस से। संदीप जी, शहरीकरण ही गलत है, ये तरीका ही गलत है, गांव बल्कि उजाड़े जा रहे हैं, शहरों पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। उल्टा आरोप है लालू जी का। देखिए, वो एक उनकी सोच और वो हो सकती है बात, उनकी बहस में मैं नहीं उलझूंगा। और अपने में लालू जी बहुत सीनियर नेता हैं, उनकी एक सोच है, एक दूसरी समझ है। लेकिन अब बात यह है कि जब शहर हैं और जब शहर में आबादी आ रही है, और जैसे शर्मा जी ने कहा अपेक्षाएं हैं शहरों से, तो शहरों की चुनौतियां, शहरों की विकास की चुनौतियां, और शहरों से जिस तरह की सुविधाओं की चुनौतियां की अपेक्षाएं लोगों को होती हैं, उनको सुनिश्चित करना
और जितने बेहतर ढंग से हो सके उन सुविधाओं को प्रदान करना, ये एक जिम्मेवारी भी बन जाती है। एक और चीज है कि महानगरों पर जो फोकस है ये जरूर अपने में एक दिक्कत कर रहा है। जैसे दिल्ली का एक अलग स्वरूप है, क्योंकि एक छोटा सा राज्य है, तो हम अपने राज्य के बाहर की सीमाओं के बाहर के इलाकों की तो नहीं चिंता कर पाते, लेकिन अगर आप ग्रेटर दिल्ली को देखें, ग्रेटर बम्बई को देखें, तो ये जो बड़े शहरों में एक तरह से चुंबक की तरह सब बनते चले जा रहे हैं, ये जरूर अपने में दिक्कत है। और अगर लालू जी की बात को सिर्फ गांव पे ना रखें, पर विकेंद्रीकरण शहरीकरण का नहीं लेकिन शहरों की बात करें, यानी और छोटे शहरों तो वो जरूर एक आवश्यक है। लेकिन जैसे मैंने उससे कहा, उसके एक अलग प्रशासनिक ढांचे की भी आवश्यकता है। वो किस रूप में करें, कैसे करें, बात ये नहीं है कि किसी में निष्ठा नहीं है, लेकिन अपनी अपनी जो प्राथमिकताएं होती हैं वो जरूर बदल जाती हैं। अमर सिंह जी, देखिए, मेरा ये कहना है कि मेरे मित्र प्रफुल्ल पटेल जो कह रहे थे कि हर जगह बीएसपी होनी चाहिए, वो बहुजन समाज पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, बिजली सड़क पानी वो हर जगह होनी चाहिए। और अगर बिजली सड़क पानी ये बीएसपी अगर हर जगह रहे, जैसे आप हॉलैंड के गांव में जाइए जहां पवन चक्कियां हैं, या स्विट्जरलैंड के छोटे गांव में जाइए, तो बहुत बड़ा थिएटर नहीं है तो छोटा सा एक सिनेमा हॉल भी है, छोटा सा एक स्टोर भी है, तो वहां का गांव भी ऐसा है कि वह शहर के सुविधाओं से संपन्न है। और लालू जी की इस बात से मैं असहमत हूं कि शहर का वजूद ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर शहर का वजूद नहीं रहेगा, हम दिल्ली में भी, दिल्ली को भी उजाड़ कर रखेंगे, तो जो विश्व की हस्तियां दिल्ली में आएंगी तो उनके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसलिए वो भी जरूरी है। और जहां तक इस बात का प्रश्न है कि जो एक बात उठाई रविशंकर प्रसाद जी ने कि किसानों की जमीन ले ली जाती है उद्योग के नाम पर, उद्योग नहीं लगते हैं, और मैं भी इस प्रक्रिया में, मैं सार्वजनिक रूप से घोषणा करता हूं कि मैं भी इसमें शामिल रहा हूं। मैंने गांव के किसानों की जमीन बिजली परियोजना के नाम पर देने की घोषणा की, कहीं भी की, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं किसी उद्योगपति का उद्योग का, लेकिन वो उद्योग नहीं लगा। अब वहां पर कोई चेंज ऑफ लैंड यूज नहीं होना चाहिए, जब उद्योग नहीं लग रहा है किसी कारण से, सीएलयू नहीं होना चाहिए। अब वो जो जमीन किसान से ली गई उद्योग लगाने के नाम पर, वहां उद्योग नहीं लगा तो जमीन किसान को वापस मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता। इसलिए, और मैं भी उस प्रक्रिया में शामिल रहा हूं, तो ये मैं सार्वजनिक रूप से मैं लज्जित हूं कि मेरे हाथ से भी ऐसा कृत्य हुआ। तो हम सब लोग अपने अपने हिस्से का पाप किए, उस पाप से हमें मुक्त होना होगा और मुक्त होकर के अपनी भूल को सुधारना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम किसान की जमीन ले लें जी, और उस जमीन पर उद्योग न लगाएं, उद्योग की जगह मॉल लगा दें, वहां पर हम किसान को चंद सिक्के दे दें, जो लालू जी बात कर रहे थे, और जो लालू जी बात करते, ये अपराध है। लेकिन शहर का अस्तित्व ही नहीं होना ये चाहिए, शहर भी रहे, गांव भी रहे, शहर की सुविधा गांव में भी रहे, ताकि पलायन न हो, ताकि उत्तर प्रदेश के लोग मुंबई में ये सूबाई संप्रदायवाद के हाथ, उनके साथ विभीषिका न हो। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, न तुम हारे न हम हारे, सफर साथ जितना था हो ही गया तय, न तुम हारे न हम हारे, सबको जीतना चाहिए। और नेता शहरों से ऐसे ताकतवर आए जो न सिर्फ अपनी पार्टियों में बल्कि अपनी सरकारों में उस तरह की नीतियां बनवा सकें, ये शहरों की उम्मीद बनी रहती है। नितिन जी, इस बार आप नागपुर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? है, पार्टी टिकट देगी तो पक्का लड़ूंगा। पार्टी टिकट देगी तो नितिन जी पक्का लड़ेंगे। नागपुर के लोग भी यही चाहेंगे कि कोई बड़ा नेता आए जो नागपुर को और अच्छा बनाए, क्योंकि नागपुर पहले से ही बहुत अच्छा है। कितना अच्छा है वो आप देखेंगे अभी अवार्ड्स में। तो ये बहस का वक्त यहां पर हमारा खत्म होता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप जी, नितिन जी और अमर सिंह जी हमारे साथ मंच पे जुड़ने के लिए, और आप सभी का भी शुक्रिया इस बहस में हिस्सा लेने के लिए।